नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज देखेंगे फार्मासिस्ट और पीसीबी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके कंप्यूटर के क्वेश्चन जो पूछे गए थे उसमें। तो आज हम उनको देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो पहला क्वेश्चन आया इसमें मोबाइल बैंकिंग, एआई और इंटरनेट तकनीक से। तो जिनके भी आगामी परीक्षा आने वाली है वो इस टॉपिक तो तैयार कर ले। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, मोबाइल बैंकिंग के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 था फिजिकल चेक, फैक्स मशीन या टेलीग्राम। ठीक है, इन तीनों की नहीं होती, जबकि किसकी होगी, इंटरनेट इनेबल्ड स्मार्टफोन। ठीक है, ऐसा स्मार्टफोन जिसमें इंटरनेट होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसकी व्याख्या देखेंगे। मोबाइल बैंकिंग संचालन अथवा नेट बैंकिंग दोनों ही स्थितियों में एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन होना अनिवार्य है। यदि हमें पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, भीम या उमंग ऐप के माध्यम से फंड ट्रांसफर करना है तो इंटरनेट अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको सबको पता ही होगा, आप यूज करते होंगे। छात्र अक्सर इसे यूएसएसडी से भ्रमित कर देते हैं। बिना इंटरनेट वाली बैंकिंग व्यवस्था होती है। ठीक है, क्या, यूएसएसडी, ये बिना इंटरनेट वाली होती है व्यवस्था। इसमें *99# जो है टाइप करना होता है। ठीक है, जिसका मोबाइल बैंकिंग ऐप संचालन से सीधा संबंध नहीं होता है। तो भीम का पूरा नाम क्या है, वह भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना, पूछे जा सकते हैं आने वाली परीक्षाओं में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट और जेमिनाई किसका उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 1 था इसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सोशल नेटवर्किंग, डिजिटल वॉलेट या एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट। तो ये तीनों कैसे हैं, ये है एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट एक प्रकार है। ठीक है, एलेक्सा किसका है, अमेजन का है, और गूगल असिस्टेंट गूगल का है, और जेमिनी किसका है, ये भी गूगल का ही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आभासी सहायक मतलब कि एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है। इनके बारे में देखते हैं व्याख्या। ये सभी वॉइस कमांड पर कार्य करने वाले आभासी सहायक असिस्टेंट हैं। वर्तमान समय में चैट जीपीटी भी वॉइस कमांड इनपुट लेता है और वॉइस आउटपुट प्रदान करता है, अतः इसे भी इस श्रेणी में वॉइस असिस्टेंट के रूप में शामिल किया जा सकता है। ठीक है, तो जेमिनाई है, ठीक है, और चैट जीपीटी है, ये सब क्या है, ये एआई पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है। ठीक है, आप सब इनका यूज करते भी होंगे। और थे आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग सेंसर्स के उदाहरण। तो इंटरनेट ऑफ थिंग में गैस सेंसर होता है, स्मोक सेंसर, टेम्परेचर तापमान सेंसर और प्रेशर सेंसर। ठीक है, तो जो सेंसर्स होते हैं वो आईओटी के अंदर आते हैं, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्रिप्टो करेंसी किस तकनीक पर आधारित होती है। तो यहाँ पर सीधे आंसर दे दिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जाम में। तो इसके बारे में देखते हैं। ब्लॉकचेन वास्तव में एक डिजिटल लेजर होता है। इसका अर्थ यह है कि इसमें किया गया कोई भी लेन देन डिजिटल रूप से पूरी तरह से सुरक्षित और संग्रहित हो जाता है। डिजिटल संग्रह होने के कारण इस डेटा को मिटाया या डिलीट करना असंभव होता है। ठीक है, तो जीपीएस का पूरा नाम तो वो हो जाता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इसकी सहायता से हम मैप पर अपनी वास्तविक स्थिति को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, लोकेशन जानने के लिए आपको पता होगा, वैसे भी जीपीएस का यूज करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो वो था परम 8000। ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर का इतिहास देखेंगे। तो भारत द्वारा सबसे पहले आयात या इस्तेमाल किया गया बाहरी कंप्यूटर था क्रे XMP14। ठीक है, और भारत का खुद का पहला निर्मित सुपर कंप्यूटर की बात करें तो 1991 में पुणे में बनाया गया था। निर्माण करने वाली संस्था थी CDEC, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और इसके जनक कौन थे, वो थे डॉक्टर विजय भाटकर। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया कहते हैं। ठीक है, भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कहते हैं। परम सीरीज के अन्य प्रमुख सुपर कंप्यूटर देखते हैं। तो अब परम 10,000, परम पदम, परम युवा, परम सिद्धि और परम गंगा आदि जो है
इसके संस्करण है। अब देखेंगे हम ENIAC का फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा जो फैक्ट बताए जा रहे हैं ये आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था टिम बर्नर्स ली के द्वारा। तो ऐतिहासिक वर्ष का हम देखते हैं 1989 में इसकी शुरुआत खोज विकास हुआ और वर्ष 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब को आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक किया गया था, ठीक है। तो याद रखना आपको 1989 में तो इसकी खोज हुई थी और विकास हुआ था, और 2 साल बाद 1991 में इसको जो है सार्वजनिक तौर पर पब्लिश कर दिया गया था। अब देखेंगे अन्य प्रमुख नाम। तो लैरी पेज और सरगेई ब्रिन, इन्होंने क्या किया था? गूगल का निर्माण किया था। रॉबर्ट गैस्किंस और डेनिस ऑस्टिन, इन्होंने मिलकर पावर पॉइंट बनाया था। और डेनिस रिची, ठीक है, इन्होंने सी लैंग्वेज का आविष्कार किया था, ठीक है। डेनिस रिची दिख रहा है यहाँ पर, दिख नहीं रहा होगा आपको, डेनिस रिची। तो चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से ई गवर्नेंस का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, तो इसका मुख्य लाभ क्या है? 24/7 नागरिक सेवा प्रदान करना, मतलब कि 24 घंटे 7 दिन नागरिकों को सेवाएं प्रदान करता है। ई गवर्नेंस पेपर वर्क को बढ़ाता नहीं है, घटाता है। यह भ्रष्टाचार को कम करता है तथा सिस्टम में पारदर्शिता को अत्यंत मजबूत करता है, ठीक है। तो ई गवर्नेंस मतलब जो गवर्नमेंट की जो योजना है उनको हम इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को किस नाम से जाना जाता है? तो सीपीयू को हम कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, या माइक्रो प्रोसेसर जैसे कि इंटेल 4004 और इंटेल 8055, ठीक है। ये क्या है? ये माइक्रो प्रोसेसर के प्रसंस्करण है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। ई रीडर का मुख्य उपयोग क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें पढ़ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारी पीडीएफ टाइप में होती हैं बुक्स, उनको पढ़ने के लिए इसका यूज किया जाता है। उदाहरण के लिए डिजिटल टैबलेट या लैपटॉप की स्क्रीन पर किताबों का हिंदी या अंग्रेजी में अनुवाद करना, ठीक है, अनुवाद पढ़ना। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ये MS एक्सेल, सेल रेफरेंस और इनपुट डिवाइस से पूछा गया है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9। MS एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग और ऑब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होते हैं? ठीक है, तो एक्सेल के अंदर मुख्य रूप से सेल रेफरेंस 3 प्रकार के होते हैं। परीक्षा में अक्सर इनके प्रारूपों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं हम यहाँ पर। सेल रेफरेंस का प्रकार, उदाहरण और कार्य और प्रकृति देखेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव रेफरेंस, रिलेटिव सेल में क्या होता है? प्रारूप या उदाहरण कैसा होता है इसका? A1, A2, B1 और D10, ठीक है। यह बेसिक डिफॉल्ट रूप है, कॉपी करने पर बदल जाता है। जबकि मिक्स्ड रेफरेंस की बात करें तो ये इसमें क्या होता है? इसमें ऑब्सोल्यूट, ठीक है, जो $A1 है ये क्या ऑब्सोल्यूट है, अथवा $1 ये क्या इसमें मिक्स्ड होता है। इसमें केवल एक भाग फिक्स्ड होता है, या तो रो या कॉलम, ठीक है। तो ऑब्सोल्यूट जो सेल है उसके लिए हम डॉलर का यूज करते हैं, ठीक है, डॉलर साइन का यूज। अब देखते हैं ऑब्सोल्यूट। तो ऑब्सोल्यूट $A, $1 या $C और $10, ठीक है। ये क्या है? ये पूरी तरह से फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कॉपी करने पर भी नहीं बदलती है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के सेल रेफरेंस पाए जाते हैं, ठीक है, MS एक्सेल में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो कौन कौन सा था? मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर। प्रिंटर में से स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, बाकी आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या क्या थे? मॉनिटर था, स्कैनर था, स्पीकर था। तो ये तीनों तो कैसे है? एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस है। तो स्कैनर क्या हो जाएगा? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक है, और बाकी सारे आउटपुट है। प्लॉटर का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग बड़ी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स और आरेखन
ठीक है, और को उच्च गुणवत्ता के साथ प्रिंट करने के लिए किया जाता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। रॉ डेटा को साफ करने और व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं डेटा क्लीनिंग। ठीक है, डेटा क्लीनिंग कहा जाता है। इसके अन्य तकनीकी समानार्थी शब्द एक होता है डेटा माइनिंग और डेटा रेलिंग। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का उदाहरण कौन सा है? तो के मीन्स क्लस्टरिंग। ये अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल में हमेशा डेटा की क्लस्टरिंग की जाती है। ठीक है, इसके द्वारा, के मीन्स क्लस्टरिंग के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। वर्तमान में ब्राउज़र में वर्तमान पृष्ठ को पुनः लोड करने का शॉर्टकट क्या होता है? तो ब्राउज़र पर हम Ctrl+R का उपयोग कर सकते हैं तथा सामान्य विंडो स्क्रीन पर F5 कुंजी रिफ्रेश का कार्य करती है। ठीक है, तो ब्राउज़र में Ctrl+R दबाते हैं और सामान्य विंडो पर F5 का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। MS वर्ड में ट्रैक चेंज का क्या कार्य होता है? तो दस्तावेजों में किए गए सभी एडिट्स, परिवर्तनों को रिकॉर्ड करना इसका कार्य होता है। तो यहाँ पर 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, जो किसमें पूछे गए थे? जो पूछे गए थे फार्मासिस्ट वाले एग्जाम में। अब देखेंगे हम जो पीसीबी परीक्षा में पूछे गए थे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सेल में सबसे बड़ी वैल्यू खोजने वाला फंक्शन कौन सा होता है? तो ये होता है इक्वल टू मैक्स फंक्शन, अधिकतम मान लौटाता है। नोट, यदि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी वैल्यू छूट जाए तो लार्ज फंक्शन प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। ये क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और इन टॉपिकों को आपको तैयार रखना है जो पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? हडूप क्या है? तो ऑप्शन में था, यह एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो मुख्य रूप से क्या करता है? बिग डेटा प्रोसेसिंग से संबंध है। इसी के अंतर्गत HDFS मतलब कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम आता है। SQL और हडूप को जोड़ने के लिए स्कूप का उपयोग होता है। ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा फैक्टर जोड़ दिए गए, लेकिन क्वेश्चन था ये हडूप क्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, डीप लर्निंग किसके लिए सर्वाधिक प्रभावी है? तो यह इमेज और स्पीच रिकॉग्निशन यानी पहचान करने के लिए सबसे बेहतरीन, मतलब कि आवाज़ को पहचानने के लिए और इमेज यानी चित्र को पहचानने के लिए डीप लर्निंग बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है। इसके अंतर्गत जटिल न्यूरल नेटवर्क्स कार्य करते हैं जैसे कि CNN, ANN और RNN आदि। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। कंप्यूटर शब्दावली में डेटा की सबसे छोटी इकाई, तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ठीक है, क्या होती है? बिट होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मापन का व्यवहारिक उदाहरण मेमोरी यूनिट की तरह, जैसे केला दर्जन में, ठीक है, अंडा संख्या दर्जन में, आटा किलोग्राम में और दूध लीटर या मिलीलीटर में मापा जाता है। इसी तरह क्या करते हैं हम, जो मेमोरी को मापते हैं किसमें? बिट में मापते हैं, और ये सबसे छोटा इकाई होती है मेमोरी को नापने की। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा गया था रोम का पूरा नाम, तो होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, संपूर्ण कंटेंट शॉर्टकट, तो सेलेक्ट ऑल, जो पूरा कंटेंट है उसे सेलेक्ट करने के लिए Ctrl+A का यूज करते हैं। IPv6 एड्रेस का साइज क्या होता है? तो होता है 128 बिट्स। तो बहुत बार पूछा गया है, कम से कम ये 10 से 20 एग्जाम से पूछा गया है। 128 बिट्स होता है। स्मरण रहे कि IPv4 का साइज कितना होता है? 32 बिट्स होता है। ठीक है, तो दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं, इंपोर्टेंट है। BCC का ईमेल में क्या अर्थ होता है? तो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर है NFC का नेटवर्किंग में क्या अर्थ है? तो वह नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट हेतु इसका यूज करते हैं। फिर देखते हैं फायरवॉल। फायरवॉल का क्या कार्य है? ये कंप्यूटर नेटवर्क को अनऑथोराइज्ड एक्सेस, अनधिकृत पहुंच से पूर्णतः सुरक्षित रखता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस।
पूछा गया था स्पाईवेयर क्या है। तो ये जासूसी करने वाला एक द्वेषपूर्ण प्रोग्राम है जिसे हम क्या कहते हैं, मेलवेयर की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण, तो ऑप्शन में था कैश मेमोरी, रैम और सीपीयू प्राइमरी सिस्टम से जुड़े होते हैं, अतः हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। तो ऑप्शन में क्या थे, कैश, रैम और सीपीयू, और क्या था, हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क ड्राइव, क्योंकि एक सेकेंडरी मैग्नेटिक स्टोरेज है। अगला क्वेश्चन था लिक्विड इंक कार्ट्रिज का उपयोग करने वाला प्रिंटर, तो होता है इंक जेट प्रिंटर। ठीक है, इसके विपरीत जो लेजर प्रिंटर होता है वो सूखे पाउडर टोनर का उपयोग करता है। अब देखेंगे वेब ब्राउजर के प्रमुख उदाहरण, तो एप्पल सफारी, मोजिला फायरबॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, यूसी ब्राउजर, नेटस्केप नेविगेटर, मोजैक, ब्रेव, गूगल क्रोम आदि। ये कैसे वेब ब्राउजर के उदाहरण है ये सारे। ठीक है, याद रख लेना, बहुत पूछा जाता है वेब ब्राउजर कौन से नहीं है, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस की पहचान, यदि दिए गए विकल्पों में से मॉनिटर एक मुख्य आउटपुट डिवाइस है जो परिणाम प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो बस यहीं पर हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं दोनों परीक्षाओं के। तो संपूर्ण पेपर विश्लेषण से स्पष्ट है कि परीक्षा में कुल 30 प्रश्नों में से सभी 30 प्रश्न सीधे तौर पर हमारे नियत पाठ्यक्रम और कक्षाओं से पूछे गए हैं। निरंतर अभ्यास ही सफलता की एकमात्र कुंजी है। ठीक है, तो आपको लगे रहना है, ठीक है, पीछे नहीं हटना जब तक एग्जाम नहीं हो जाए आपका। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने की।